हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजे सलोनी क्वेस्ट में। आज है 19 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए जैसा कि शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जैसा कि आपको पता है, इस बार नए बने हैं 86वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के। अब ये बन गए हैं LR श्री। भारत में अब हो गए हैं टोटल 86 ग्रैंड मास्टर। 86 ग्रैंड मास्टर हैं जो कि अभी बने हुए हैं नए। यहाँ पर बात करें तो 86 जो कर लो, जैसा कि इधर आप बता सकते हो कि 86 पुरुष ग्रैंड मास्टर है और टोटल 24 महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो LR श्री जो है ये अभी बने हैं नए। रिसेंटली यूएई के अरन में इन्होंने एक एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप जीता हुआ है। देखो, जैसा कि ग्रैंड मास्टर ये आदमी क्या होता है कि ना, कब बनता है ग्रैंड मास्टर, इसमें 3 नाम हासिल करने होते हैं। 3 मतलब इस तरीके से होता है, 3 नॉर्म होते हैं। जैसे कि इवेंट होते हैं, इवेंट क्या बताएं, उसके बाद जो 2500 येलो पॉइंट भी होता है, इसमें ये भी ऐड होता है कि तभी जाके ग्रैंड मास्टर बनता है। अगर ये सब हासिल कर लेता है कोई तो ग्रैंड मास्टर कहा जाता है उसे। अब ग्रैंड मास्टर अगर 2500 येलो पॉइंट जो नहीं होगा तो ग्रैंड मास्टर तब तक नहीं होगा। अगर 2100 येलो पॉइंट है जैसा होता है तो तब उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मास्टर कहते हैं। इंटरनेशनल मास्टर तो कई हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 तक हैं लगभग इंडिया में, लेकिन ग्रैंड मास्टर टोटल 86 हैं अभी तक भारत के। और पिछले दिनों में बहुत तेजी से जैसा कि वृद्धि देखने को मिली है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भारत जो शतरंज है यहाँ पर महाशक्ति बनता जा रहा है। 1988 में सबसे पहले जो बने थे विश्वनाथ आनंद बने थे ग्रैंड मास्टर। 1988 से लेकर 2013 तक, यानी 88 से लेकर के 2013 तक यानी बात करें तो 25 साल लिए गए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 25 साल में टोटल भारत में केवल 35 ग्रैंड मास्टर आए। लेकिन 2013 से 2025 तक देखा जाए तो उसके बाद से अगले 12 वर्षों में भारत में 51 ग्रैंड मास्टर आए हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि जो 25 वर्षों में 35 ग्रैंड मास्टर आए और इसी तरह से इनमें से बहुत सारे आगे चलकर कोच बन गए। और उन्होंने क्या किया, पूरी व्यवस्था बनाई, इकोसिस्टम जनरेट किया, बहुत सारे लोग मोटिवेशन का साधन बन गए, एक कल्चर विकसित होता चला गया। इसकी वजह से भारत में खास करके बात करें तो और केरल और जैसे कि तमिलनाडु में ही आपको सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड मास्टर देखने को मिलेंगे। तो वहां कल्चर विकसित होता चला जा रहा है इसका, और नए उभरते शुरू हो रहे हैं क्योंकि भाई नए नए लोग बनते जा रहे हैं। और वहीं पर बात करें तो दिन दूर नहीं, जब आगे जाके आने वाले टाइम में दिनों में बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रैंड मास्टर आएंगे। अब ये बात करें कि तमिलनाडु के LR श्री जैसे कि हरी ये 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 2025-23 में जैसा कि हम बात करें तो वाले में कितने रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में 3.6 मिलियन US डॉलर जो है, ये 3.6 मिलियन US डॉलर के प्राइज मनी को घोषणा की गई है। 3.6 मिलियन या लगभग में बताएं तो होता है टोटल 30 करोड़ रुपए। अब 30 करोड़ का पुरस्कार है और राशि इस बार दिया जाएगा जो कि WTC फाइनल जीतेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यह 2023 से 2025 तक चल रहा है। इसमें यह है कि 2-2.5 मतलब साल तक चलता है। जैसा कि इसका टेस्ट चैंपियनशिप होती है तो यह चलता रहता है, क्योंकि भाई क्या होता है, एक मैच ही 5 दिनों का होता है। तो एक एक देशों में सीरीज टाइप की चलती है। तो 3.6 मिलियन US डॉलर जैसा इसका होगा फाइनल। अब फाइनल होने जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इसका हो रहा है। जैसा साउथ अफ्रीका पहुंचा है फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने जा रहा है। पहला वाला जब हुआ था उसको न्यूजीलैंड ने जीता था। और ध्यान रखना है कि बता दूं मैं कि फर्स्ट जो WTC है विनर जो है यह जीता था न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ने इसको जीता था, किसको, भारत को हराकर, मतलब उप विजेता था भारत पहला वाला। दूसरा जब हुआ था तो उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें भी क्या हुआ था, भारत उप विजेता रहा है। इसमें पहली बार में भी दूसरी बार में भी, इस बार तीसरा है। तो देखो इस बार कौन जीतता है जैसा कि आपको देखना है। और इस बार जैसा कि तो जीतेगा तो उसकी बात करें हम, जैसे हम बता चुके हैं कि जीतेगा उसे मिलेगा 3.6 मिलियन का US डॉलर, जो कि उप विजेता रहेगा उसे मिलेगा। उप विजेता की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसे मिलेगा 2.1 मिलियन। और भारत इस बार जो है इसका स्थान भी पूछा जा सकता है भारत का, तो भारत को टोटल कितना मिलेगा, 1.4 मिलियन फिक्स्ड हो चुका है भारत का, क्योंकि भारत जो है तीसरे नंबर पर है। चौथा स्थान है न्यूजीलैंड का।
न्यूजीलैंड का चौथा स्थान है तो उसको कितना मिलेगा, $1.2 मिलियन इसको मिलेंगे। अब बात करें तो अब विजेता की बात करें तो विजेता और उपविजेता जो है अभी क्लियर हुआ नहीं है, जब होंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, इन दोनों में बीच में अभी चल रहा है ये गेम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी को स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो स्वीडन में बोला जा रहा है कि भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर अनुराग भूषण को भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अब जैसा कि अनुराग भूषण है, ये IF यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रह चुके हैं। किस बैच के, 1995 बैच के थे, तो काफी एक्सपीरियंस है ये। 1995 मतलब समझ लो कि आप 25-30 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं ये, और इनको जो स्वीडन में या भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। भारत और स्वीडन के सहयोग की बात करें तो भारत जो है स्वीडन के बीच में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के सहयोग में है, रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के सहयोग है इसका। स्वच्छ ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इसको लेकर के भी सहयोग है। हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के UAE में अभी हुआ था, जैसा कि COP28, उसमें भी बात की गई थी। इनसे लीड IT पर सबमिट किया था। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के इनसे हम लोग का द्विपक्षीय सहयोग चलता रहता है। तो यानी भारत और स्वीडन के बीच में अच्छे खासे रिलेशन है। इससे यही पता चलता है कि मतलब स्वीडन की बात करें तो अगर यह जो एक यूरोपीय देश है, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री है इसके उर्फ कौन है, करिस्टनसन इसके प्रधानमंत्री। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो स्वीडिश कॉर्न इसकी करेंसी है यहाँ की। अगर मैप में बात करें तो वर्ल्ड मैप में जो ये यूरोप का मैप है, जैसे यूरोप में जब जानते हैं यूरोप महाद्वीप में, यहाँ पर स्वीडन देश है। स्वीडन जो है भारत इटली जैसे की बात करें जॉर्जिया मिलोनी वाला है, तो यहाँ एक इटली है, जैसा कि आपको पता ही है इटली है। यहीं पर थोड़ी दूर पर देखोगे आप तो यूके दिखोगे, यूके के पास आयरलैंड दिखेगा, मतलब यूके है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर नॉर्वे, और बात करें स्वीडन, डायरेक्टली आपको उसके पास स्वीडन दिख जाएगा, किसके बाद में, नॉर्वे के बगल में। और फिनलैंड के बगल में, फिनलैंड जैसा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहता है हमेशा, उसका पड़ोसी देश है स्वीडन, और नॉर्वे इन दोनों का पड़ोसी देश है ये स्वीडन, बीच में पड़ता है स्वीडन देश। अगला क्वेश्चन हमारा, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने करियर का बेस्ट थ्रो करते हुए कौन सा पदक जीता हुआ है। तो दोहा डायमंड लीग की बात करें अभी हुई है, जैसे कि उसमें नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है सिल्वर मेडल। यह दूसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, जैसा कि अपना बेस्ट दिया है, अपना तो बेस्ट दिया ही इन्होंने, अपने करियर का बेस्ट इनका दिया है। अब तक इनका जो हाईएस्ट 89 समथिंग मीटर था समथिंग, अब यह 90 मीटर को पार कर गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट में देखो प्रैक्टिस में अगर पार करते रहे तो ये कहीं आउट ना होता मतलब, लेकिन किसी टूर्नामेंट में अगर कोई बड़ा रिकॉर्ड बनता है तो उसकी बात अलग होती है, खास के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो वहां पर काउंट होता है। तो इनको करियर का जो बेस्ट थ्रो रहा है अभी तक का, जो सबसे लंबा इन्होंने किया है 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। और लेकिन यह मेडल जो है गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा दूर तक 91.06 मीटर थ्रो करके जूलियन वेबर जो कि जर्मन है उनके द्वारा खिताब जीत लिया गया। वे जीते गोल्ड, ये जीते सिल्वर मेडल दोहा डायमंड लीग में। इनका व्यक्तिगत अगर बात करें तो सबसे बेस्ट स्कोर पिछली बार वाला था, जैसा कि 89.944 मीटर था, वो था क्योंकि समथिंग उसके मीटर था 89। तो इसमें भी पेरिस ओलंपिक में भी मारे मतलब इन्होंने किया था। खैर अगर बात करें नदीम जो था पाकिस्तान का, वह जीता था गोल्ड उसमें। अब इस बार जो ओलंपिक में सिल्वर जीते थे, लेकिन इसमें पहले क्या बात करें ओलंपिक जो हुआ था उसमें ये गोल्ड जीते थे। अब इनके बारे में थोड़ा नजर डालें, इनकी बात करें जिन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हुए हैं। तो ओलंपिक में इनके 2 मेडल हैं, एक टोक्यो ओलंपिक में है, 2020 में गोल्ड मेडल है। इसके बाद सिल्वर मेडल की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर बात करें तो 2023 के बुडापेस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2022 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में बात करें तो सिल्वर जीता हुआ था। डायमंड लीग में अगर बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर ज्यूरिख में 2022 में जीता था इन्होंने गोल्ड। इसके बाद से 3 बार से लगातार, इस बार भी यह सेकंड नंबर पर जैसे रहे हैं, 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं सिल्वर मेडल। यह ब्रुसेल्स हुआ था यहाँ पर, अभी देखो जैसे दोहा में हुआ है, तो दोहा वाला भी अपडेट जैसा अभी नहीं है, तो इसको मैं अब बता दें कि हम बता देंगे आपको। यह 2025 का है, इन्होंने सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें उसमें 2018 में गोल्ड जीते चुके हैं ये, 2022 वाले में यह हिस्सा ही नहीं लिए थे। एशियन गेम में 2018 में ये जीते थे गोल्ड। 2022 के हांगजू एशियन गेम में ये गोल्ड जीते थे।
अगर बात करें तो और इसके बाद फिर आज जैसे कि एशियन चैंपियनशिप में 2017 में गोल्ड जीते थे। अब इनकी ऐसी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं ये। अब गोल्डन बॉय हैं जैसा कि नीरज चोपड़ा, और इनको अभी प्रमोट भी किया गया था, जैसा कि कौन बनाया गया है, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पदोन्नत किया गया है ना, लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला तीसरा, भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो भारत जैसे 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और यह जो है तीसरा संस्करण था इस बार का। देखिए जैसे कि हम बात बताएं, 14 मई को यह आयोजित किया गया है और नई दिल्ली में हुआ है। इसमें क्या है, 6G टेक्नोलॉजी पर पेटेंट कराया गया है। भारत जो है 6G टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने वाले देशों में 6वें नंबर पर आ चुका है। मतलब 6 देश अब तक आज तक के जो कि हो चुके हैं, टोटल 6 6G टेक्नोलॉजी क्या काम कर रहे हैं, इस पर अपनी जो 6G टेक्नोलॉजी की बात करें विकसित करने के लिए ये पेटेंट करा रहे हैं। 6G मतलब क्या है कि एक तरीके से 6 जनरेशन, 6ठी पीढ़ी का मतलब बात हो रही है यहाँ पर। अब जैसे कि हम बात करें 5G चलाते हैं हम लोग, तो 5G जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, जैसे कि आने वाले जो टाइम पे क्या होगा, 6G जो टेक्नोलॉजी होगी उसका यूज होगा। तो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इन्होंने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इसमें घोषणा की कि यह भारत भी अब 6 देशों में शामिल हो गया है और पेटेंट करा लिया है। भारत 6G विजन यह शुरू किया था और इसके तहत हम लोग 6G पर काम करना शुरू कर चुके थे। जब भाई 5G है पूरा रोल आउट भी नहीं हुआ था, उसी टाइम पर यह विजन लॉन्च कर दिया है गया था यहाँ पर कि भाई अब क्या होगा, 5G जो है ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि 5G तो नॉर्मल सी बात है, 6G आ चुका तो 5G तो आएगा ही। अब इसको 6G के भी हम लोग की तैयारी कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, जैसा कि अभी से अब शुरू हो गई है यहाँ की। तो उसी टाइम पे लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक हम लोग जो है 6G में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर लेंगे। ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें हासिल करना है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, रिन्यू पावर ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा री-कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। रिन्यू पावर इसने अभी आंध्र प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा री-कॉम्प्लेक्स आज जो है ई-कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है। यह है रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये देखो RI का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, सोलर पैनल का एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगेगा, साथ ही साथ में इसमें पवन चक्की भी वगैरह भी लगेगा। अब क्या है कि तो आंध्र प्रदेश में यह बनने का भारत का सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेतपल्ले गांव में बनेगा। इस पर यह रिन्यू जब बात करें, रिन्यू जो होती है पावर नाम की कंपनी है, यह कंपनी का नाम है रिन्यू पावर। ठीक है, कंपनी का नाम। तो 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ये कंपनी। यह होगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्वच्छ ऊर्जा नीति, यानी कि इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। स्वच्छ ऊर्जा नीति को अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी। यह आंध्र प्रदेश के द्वारा, अभी देखिए कि जैसे यहाँ पर इसका पहला शुरुआत हुआ है। एकल स्थल नवीनीकरण ऊर्जा परिसर होगा, मतलब कि सिंगल साइट पर रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के कई जो सोर्सेस होते हैं उनको एक ही साथ इंटीग्रेट किया गया है। और आंध्र प्रदेश की जैसे कि अगर बारे में बात करें हम, तो पिछले दिनों में बड़े बड़े इनिशिएटिव किए गए हैं कई सारे। मैंने जैसे आपको बताए थे कि पहला क्वांटम हमारा क्या है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो विकसित कर रहे हैं, ये अमरावती को इन्होंने कहा था कि हम एक हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करेंगे और यह होगी दुनिया के पहले रिन्यूएबल सिटी। जैसा कि रिन्यूएबल सिटी एनर्जी से चलने वाली सिटी होगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अब जैसा कि मई महीना चल रहा है, मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मतलब मई दिवस। और 1 मई को ही हम बता दें कि महाराष्ट्र और जैसा कि गुजरात, इन दोनों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को 1960 को इन दोनों को अलग अलग करके, ये पहले बॉम्बे प्रांत था, इनको अलग करके दोनों का नाम रखा गया था, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें इस बार भारत की जो रैंकिंग है 191 नंबर पर भारत आ चुका है। 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं और 7 मई को जैसा कि विश्व अस्थमा दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस भी मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं एंड विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं।
11 मई को यहीं पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता मारिया लंगला हंगरिया यह इस देश की वैज्ञानिक है? तो यहाँ पर यह है ब्राजील के वैज्ञानिक, और इनको हम बात करें तो मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, यानी वर्ल्ड फूड प्राइड मिला हुआ है। ठीक है, यह है मारी एंगला हंगरिया। इनका पूरा नाम की बात करें ये है, तो अब इसमें बताएं $5 लाख की जो पुरस्कार राशि है इनको मिली हुई है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, किस लिए मिला है? ब्राजील में इन्होंने सोयाबीन की खेती में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। जैसे कि पहले जहां पर 15 मिलियन टन हुआ करता था, वहीं पर इनका क्या हुआ है, 1969 में इनके नई तकनीकी मतलब इनकी सूझबूझ के तहत क्या हुआ, नए तरीकों की वजह से 173 मिलियन टन हो गया। पहले कितना था, 15, अब हो गया 173। उसका उत्पादन प्रतिवर्ष हुआ, सोचो 15 से लेकर के 173 कितना गुना वृद्धि हुई है। तो यह भैया इन्होंने अच्छा काम किया है। तो यह जो है मारिया गेला जो है हंगरिया, इनका नाम है, आप याद रखेंगे। इन्होंने ही क्या किया है, ब्राजील में एक विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता बन चुकी हैं, वैज्ञानिक है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने ड्रोन हमलों के निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि भार्गवास्त्र है ये साथियों ड्रोन हमलों से, खास करके स्वाम ड्रोन हमलों से बचने के लिए एक स्वदेशी विकसित प्रणाली है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, भार्गवास्त्र है इसका नाम। इसका भारत ने किया है सफल परीक्षण। अभी साथियों बात करें, जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो स्वाम ड्रोनों की जो सक्षम होती है अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। तो उस टाइम पर ऐसे हथियार की भारत को जरूरत थी, जैसा कि पड़ी थी वहां पर कि आपको अगर याद हो कि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग टॉपिक की बात करें तो उसमें कहा था कि समझाया गया था कि स्वाम जो ड्रोन है क्या होते हैं और कैसे पाकिस्तानियों ने यह शादी ब्याह वाले जो कैमरे वाले ड्रोन है भेज दिए थे बीच में। यह क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है इसमें गरीबी दिखा रहा है या भिखमंगापन दिखा रहा है, लेकिन मान लो उन्होंने किया तो है ये, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई है। अब कैसी चालाकी है, इसको युद्ध रणनीति कहते हैं। जैसा कि एक प्रकार से कि शादी ब्याह वाले जो बीच में ड्रोन भेज देना, क्यों क्या है, ये एक दुश्मन देश को या जो कहो आप अपोजिट होता है, इनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। कैसे? अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप देखिए, मान लो कि उधर से ड्रोन आ रहे हैं कई मात्रा में। स्वाम ड्रोन मतलब कि एक बहुत अधिक पूरी एक बौछार कर दी जाए ड्रोन की, एक साथ मतलब 500 ड्रोन 100 ड्रोन या एक साथ भेज दिए जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अब मान लीजिए कि इधर से बहुत सारे ड्रोन एक साथ आ रहे हैं, अब उधर लगा है अपना S-400 या आकाश तीर लगा हुआ है जो एंटी मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है अपना। अब यह एयर डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, इन अटैक्स को, एरियल अटैक्स को मतलब जो होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल फायर करेगा। तो यह मिसाइल मान लो फायर करता है और यहाँ पर जा करके यह ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। मान लो तुर्की का ये ड्रोन आ रहा है, तुर्की की तरफ से कामकाज वगैरह ड्रोन आ रहे हैं, आगे लगा दिए गए आगे। तो ये जो कामकाज वाले ड्रोन होंगे शादी ब्याह वाले, इन मिसाइल से मारा जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, चलो मान लो उसको भी करोड़ 2 करोड़ का अपना भी करोड़ का नुकसान होता है, जैसे कि मिसाइल लग गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, लेकिन आगे यही मान लो जैसे कि कामकाजी ड्रोन जो लगा दिए गए हैं, बीच शादी ब्याह वाले ड्रोन लगा दिए गए हैं ना, ये बीच में जो छोटे छोटे ड्रोन भेज दिए एक साथ, इन्होंने 5000 10,000 का आ रहा है जो। अब सोचो इन 5000 10,000 वाले ड्रोन को भी मारने के लिए हमारे भारत से क्या करना पड़ेगा, अपनी जाएगी करोड़ों की मिसाइल, लाखों की मिसाइल, ये जा करके इनको मारेगी। तो कैसा इनका नुकसान किस है, हमारे भारत का 5000 का अपना लाखों का नुकसान हुआ है। वहां पर अब ऐसे मान लो संख्या में हजारों की संख्या में या 500 की संख्या में लगातार भेज दिए गए हैं। अपने पास कितनी मिसाइलें थी लगी हुई थी, ये इंगेज हो गई। अब इसमें इसके बाद क्या हुआ, ये खत्म होने के बाद भेजी गई मिसाइलें, अब मिसाइल खत्म, अब यहाँ से फिर मिसाइल से अटैक होने लगा। तो इस टाइम पर यहाँ डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना मिसाइल अभी बचा है, आप इन मिसाइलों को रोक पाते हो कि नहीं। यह रणनीति होती है युद्ध की, और पाकिस्तान ने ट्राई किया था जैसे कि, लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। उन्होंने सोचा कि इनके पास बड़ी ही वही S-400 होगा या कुछ होगा या आकाश तीर होगा, लेकिन उस टाइम पर भारत के पास 3 लेयर इस टाइम पर था, जैसा कि सिक्योरिटी, और अब तो इनको जुड़ जाने से 4 लेयर हो जाएगा, क्योंकि 4 लेयर बन चुके हैं। 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपना भारत का, तो आप छोटा भेजो जैसे कि बड़ा भेजो, सबके लिए ये काम करेगा। अब यहाँ पर आते हैं भार्गवास्त्र की बात करें, तो ये भार्गवास्त्र क्या करेगा, यह है एक तरीके से 3 टाइप में काम करेगा। ये हार्ड किल करेगा,
सॉफ्ट किल भी कर सकता है एंड ये सबको इंटीग्रेट करके या एक साथ ही उनको डैमेज भी करेगा और ब्लॉक भी कर सकता है। मतलब यह सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि सिग्नल को जैम कर देना। मतलब जैसे ड्रोन आ रहे हैं खूब सारी मात्रा में, या उनका सिग्नल जैम कर देगा या उनको कम्युनिकेट नहीं होने देगा। ऐसा मान लो कहाँ से आ रहे हैं, तो उनका टारगेट है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो ऐसे उड़ते रहेंगे। इसे कहते हैं सिंगल जैमिंग या सॉफ्ट किलिंग कहते हैं। ड्रोन की हार्ड किल मतलब कि क्या बताएं, डायरेक्ट जा करके जैसे क्या करना, उस पर गोली चला करके या छोटे माइक्रो जो लेवल की मिसाइलें होती हैं भेज के उनको डिस्ट्रॉय करना। ये होती है भार्गवास्त्र, यही करेगा कि छोटे छोटे जो माइक्रो मिसाइलें होंगी उनको भेजेगा। इसमें वो बड़ी मिसाइल नहीं आएंगी, 1 लाख 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख वाली नहीं। इसमें छोटे छोटे जो हजारों वाली मिसाइलें होंगी वो उनके खत्म कर देगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसा कि आपको इस क्लियर हो गया कि भार्गवास्त्र ये है क्या। भारत ने देखिए बहुत तेजी से अब यहाँ पर इंडिया को मतलब दाद देनी पड़ेगी कि क्या हुआ है कि अभी कुछ ही दिनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जरूरत पड़ी थी और हम लोगों ने तुरंत उसमें सुधार किया और जस्ट 10 दिनों के अंदर ही अभी एक नया बन करके तैयार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं इस पर तैयारी पहले से चल रही होगी, जैसा कि ऐसा नहीं है कि 10 ही दिन में बना लिया होगा, कहीं ना कहीं तैयारी पहले से चल रही होगी, लेकिन तेजी लाई गई काम में। और देखिए 10 दिन में इनका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। यह स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए होगा। टर्म्स आपको समझ में आ गया है। स्वार्म ड्रोन पूछा जाएगा और बता लोगे आप लोग जैसा कि। चलिए तो किसने बनाया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। देखिए अपने प्रधानमंत्री बार बार क्या है भाई, डिफेंस सेक्टर में हमें क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे इसमें। डीआरडीओ अकेले ही डीआरडीओ के ऊपर कितना बोझ होगा, बता दोगे। एक लिमिटेशन होती है किसी भी कंपनी हो या किसी भी इंसान की। तो दूसरी बात सोच की है कि एक क्षमता भी होती है, जैसे कि सोच की क्षमता भी होती है अपनी। डीआरडीओ की एक सोच की क्षमता है। अब जब प्राइवेट प्लेयर डिफेंस सिस्टम जो है जब बढ़ेंगे और स्पेस सेक्टर में जैसा कि बढ़ेंगे, तो इससे नई नई टेक्नोलॉजी जो हो जल्दी जल्दी विकसित हो पाएगी। अब देखो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो लिमिटेड ने ये एक, इसमें क्या हुआ है, इसने भार्गवास्त्र बना करके दे दिया है भारत को। अब बताएं, अब डीआरडीओ का भी एक तरीके से कहीं ना कहीं टेंशन कम हुआ क्योंकि उन्होंने बना के दिया। भारत सरकार की भी टेंशन कम हुई। अगला हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर तीसरा प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तीसरा प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है जैसा कि भारत की तरफ से। तो बांग्लादेश के जो इस समय जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनिस, उनका दिल से होले से मतलब कर रहा है, जैसे कि आप समझ सकते हो। तीसरा प्रहार देख में क्या हुआ है यहाँ पर मैं अभी आपको बता देती हूँ कि साथियों तीसरा प्रहार जो है अभी कहाँ पर किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के पास में उसके तट पर जो तीस्ता फायरिंग रेंज है उसी की नदी के पास में ही वो पड़ा हुआ है। अब उस फायरिंग की बात करें रेंज में, भारतीय सेना ने किया है तीसरा प्रहार अभ्यास। यह अभ्यास क्यों जरूरी था साथियों? इसमें क्या था कि मैप में हम आपको बता दें, कई बार दिखा चुके हैं कि जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये बहुत ही पतली, बहुत ही ज्यादा सक्रिय रास्ता है, 22 किलोमीटर का है इसमें। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे कि 22 किलोमीटर का जो सकरा रास्ता है जिसे चिकन नेक भी बोलते हैं, तो वहां पर ना जो चाइना की और ना बांग्लादेश की जो पिछले दिनों से क्या है निगाहें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। वो लोग इसको सेपरेट करना चाहते हैं क्योंकि वही एक रास्ता है जो इधर शेष भारत को उत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है। तो बांग्लादेश, अभी आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जा करके चाइना में बोल आए थे कि भाई जो ये यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों में जो कोई तटीय सीमा तो है नहीं, भारत बांग्लादेश से होके जाता है, चाइना को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड जिससे पूर्वोत्तर जो भारतीय राज्यों को जोड़ा जा सके, और उनमें डायरेक्टली खूब विरोध हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बता दें कि अब तीसरा प्रहार के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश का ऐसे उठा वाला जो हिस्सा है ना, जैसे कहते हैं कि इधर आप चिकन नेक वाला इधर सिक्किम वाला हिस्सा, सिक्किम के पास का, तो बांग्लादेश का जो ये उठा वाला हिस्सा है इधर ऐसे कुछ जो बांग्लादेश है, तो यह जो उठा वाला उसमें क्या सपाट कर दिया जाएगा। उठा वाला हिस्सा को सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब पूरा क्रॉस कर दो, सपाट कर दो, पूरा बराबर हम लोग सीधा रास्ता ले ले इसका, ये आपको। तो अगर माइंड में आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा, मैप में आप देख सकते हो इसको। तो बांग्लादेश है जैसा, तो बांग्लादेश के पास इधर मेघालय है, इधर आराम से जैसा कि चौड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि मेघालय जस्ट बगल में पड़ता है ना बांग्लादेश का, और थोड़ा सा चिकन नेक ले लिया जाए। अब बातचीत चौड़ा कर दिया जाए। अब इस पर क्या है, बातचीत चल रही है, मांग जोरों से मतलब उठ रही है। अभी ऑफिशियल नहीं बयान आया है लेकिन मांग जोर से उठ रही है, जैसा कि हम बता दें। इसको भी थोड़ा सा ले लिया जाए तो इसके ऊपर वाली जिलों की जो पूरा कर दिया जाए चौड़ा, जिससे क्या होगा पूर्वोत्तर भारत जो है वो अच्छे से अपने से कनेक्ट हो पाएगा अपने उत्तर भारत से, फिर किसी भी जो तीसरे की निगाह है ना इस पर नहीं पड़ पाएगी।
जो तीसरा फील्ड फायरिंग बात करें तो रेंज में अभी एक अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास ने भारतीय सेना ने ताकत दिखाई है। वैसे भारत पाकिस्तान पे जो अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें ही हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान की, मोहम्मद यूनिस की, क्योंकि उसके जो बाद है ये ठंडे पड़ गए और जस्ट बाद ही ये भारत ने पाकिस्तान पर दिखाया। तो इसका जो अपना रौद्र रूप है दिखाया भारत ने पाकिस्तान को, उसके जस्ट कुछ ही दिनों में ये जो पूरा ठंडे पड़ गए थे। नहीं तो उनके पहले ये लगातार क्या कर रहे थे, अपनी आग पे आग, मतलब अपने मुंह से कुछ भी बोले जा रहे थे। मोहम्मद यूनिस की बात करें तब से ये शांत हैं, काफी शांत बैठे हैं। और बड़े बड़े मतलब की बात करें, खैर अगर ताकत की बात करें तो ताकत का सामना तो हम बात करें कि जब तक ना दिखाओ तब तक सामने वाला समझ में नहीं आता है। लेकिन हम बात करें जैसे कि अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोर्ज मुजिका का हाल ही में निधन हो गया है। यह दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में फेमस थे। इनका निधन हो गया है और यह उरुग्वे के राष्ट्रपति थे। उरुग्वे के राष्ट्रपति है, मतलब जैसे कि उरुग्वे जो है यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है, उसमें ये राष्ट्रपति थे। इनकी भी स्टोरी ना थोड़ा सा नेल्सन मंडेला से मिलती जुलती है। जैसे नेल्सन मंडेला हम बता दें, अपने देश के लोकतंत्र स्थापित करने के लिए काफी लंबा संघर्ष किए थे, जेलों में रहे, 27 साल तक इन्हें जेल में रहे थे। यह ऐसे ही यहाँ पर अपने देश में लोकतंत्र लाने के लिए कई संघर्ष इन्होंने भी किए। बहुत सारे लंबे समय तक संघर्ष रहा, फिर 15 साल जेल में बिताए। 15 साल तक इनको अज्ञात जेल में डालकर दिया गया था, एकांत आवास में डाल दिया गया था, मतलब जेल में बिल्कुल एकांत में। उसके बाद यह निकल करके आए, फिर उसके बाद अपने आप को राजनीतिक जीवन में ढाले शुरू किया, फिर जाकर के ये राष्ट्रपति बने। जब राष्ट्रपति बने तो इनका जो कार्यकाल था वो 2010 से लेकर 15 तक रहा है। लेकिन अपने शांत स्वभाव की वजह से, अपने बिल्कुल सिंपल लिविंग लाइफ की वजह से, क्योंकि भाई 15 साल जो है जेल में रहे हैं तो थोड़ा सा इसी वजह से ये शांत स्वभाव के रहे होंगे, मतलब अकेले रहे हमेशा से 15 साल तक। राष्ट्रपति के बनने के बाद भी यहाँ पे ये कुछ मतलब वैसे नहीं थे, सीधे थे, बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे थे। अब लेकिन जोर्ज मुजिका जो थे ये शादीपूर्ण जीवन शैली के कारण जाने जाते थे, तो इसलिए इनको दुनिया में सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा गया। 2010 से लेकर के 15 तक इनका कार्यकाल था। अभी इनका जैसा निधन हो चुका है। तो चलिए जैसे साथियों, आज के दिन में टॉप 10 करंट अफेयर्स, जैसे कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और कल जैसे कि आपको